आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं मिस्टर सुनील सुब्रमण्यम सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। बढ़िया बढ़िया। सुनील सुब्रमण्यम सर मार्केट वेटेरन के नाम से तो जाने ही जाते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के एक्स एमडी एंड सेंसन सिंप्लिसिटी के सीईओ हैं। तो सर, इस डर के माहौल में आपको क्या लगता है किस तरह मार्केट्स, होली की शुरुआत तो मार्केट्स ने लाल रंग से कर ही दी है, तो इस समय निवेशक भी थोड़ा परेशान है, किस तरह के मार्केट्स का रंग दिखने वाला है? देखिए, रंग तो लाल थोड़ी दिन के लिए हो सकता है क्योंकि जरूर जियोपॉलिटिक्स का एक इम्पैक्ट एफआईएस की खरीदारी या बिकवाली में दिखेगा। और खास करके इस टाइम की जो स्थिति है वो ईरान के संबंधित है। तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को जो कंट्रोल करता है, वहाँ से इंडिया का 60-65% तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं उस रूट से आता है। तो इसीलिए इंडिया के ऊपर थोड़ी ये सिचुएशन भारी है। इसलिए मार्केट में थोड़ी हलचल मची हुई है। मगर अगर पिछली बार ऐसे जब चीजें हुई थी, क्योंकि जी। ईरान हमास इसराइल के साथ बहुत दिन से वॉर कर रहे हैं, और आगे पीछे जो हुआ था तब उतना असर नहीं था, क्योंकि लगता था कि ये बहुत जल्द सुलझाया जाएगा। मगर रशिया यूक्रेन का जो हुआ था तब, नेचुरली रशिया एक बहुत बड़ी एक्सपोर्टर है तेल का। तब तो आपने देखा कि असर उस दिन सेंसेक्स का तो करीबन 2700 पॉइंट की गिरावट थी। तो उस हाल तक तो अभी नहीं पहुंचा, क्योंकि एक स्थिति यह है कि ईरान ने इस बार थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है वॉर को पूरे मिडल ईस्ट के क्षेत्र के ऊपर। पर फिर भी एक उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये उतना लंबा नहीं चलेगा जितना रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो इवन रशिया यूक्रेन वॉर में मार्केट एक 10-15 दिन के अंदर 4000 पॉइंट गिरी थी, मगर उसके बाद स्टेबलाइज हुई थी और 2-3 महीने के अंदर वापस अपने प्रीवियस हाइस पे पहुंच गई थी। तो इस बार भी हम समझ सकते हैं कि मैक्सिमम 2 या 3 महीने। सर, जैसा आपने अभी बताया कि ईरान एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, तो क्या इससे हमारे देश में यानी इंडिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बड़ा उछाल देखने को मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईरान से हमने तो तेल खरीदना सैंक्शन के बाद ही बंद किया था। तो ईरान से डायरेक्ट हम तेल तो नहीं खरीदते हैं। हमारी प्रॉब्लम ईरान की तेल से नहीं है, ईरान का हॉर्मुज स्ट्रेट की कंट्रोल से है। और उसके कारण जो अगर उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिया, उधर बोल दिया कि सावधान रहिए, हम बॉम्ब लगा देंगे, तो हमारा 60-65% तेल उस रूट से आता है। तो आप दूसरा रूट ढूंढ के निकालेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो थोड़ा बहुत तेल का दाम बढ़ेगा, एक वो चीज़। और नेचुरली लोगों के पेट्रोल दाम में मैं बढ़त नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज जो है उनके ऊपर गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। आपके मार्जिन में आप आपके लिए ऑब्जर्व कीजिए, वही मैं समझता हूँ कि होगा। तो नेचुरली रिटेल लोगों के लिए कुछ असर नहीं दिख रहा हूँ मैं। मगर इंडिया का जो इन्फ्लेशन है उसमें थोड़ा बहुत होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन में ये आ सकता है, बट रिटेल में नहीं आएगा। सर, एक तरफ हम बात करते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, दूसरी तरफ इंडिया में एक एआई और एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। अगर हम एआई को सपोर्ट करेंगे तो दूसरी तरफ वर्कर्स की जॉब चली जाएगी। वर्कर्स की जॉब नहीं होगी तो परचेजिंग पावर कहाँ से? नहीं, आप तो सही कह रहे हैं, मगर क्या है कि एआई, दुनिया में तो एआई की अब्जॉर्प्शन बहुत तेजी से हो रही है। और हमारे लिए क्या है कि जो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री, उसमें ज़रूर इसका असर पड़ेगा। तो उसके कारण ज़रूर आपको जो एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से सब लोग सोचते हैं कि अरे मुझे इन्फोसिस में काम मिलना है, मुझे विप्रो में काम मिलना है। ज़रूर ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात होती है, या कोबॉल प्रोग्रामिंग की बात होती है, सैप की इंप्लीमेंटेशन होती है, वो सब में ज़रूर बदलाव आएगा। और उतनी नौकरियां उधर ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। इनफैक्ट एग्जिस्टिंग जो आईटी के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एआई स्किल्स में अपने आपको अपग्रेड करना होगा। मगर एआई के कारण नई नौकरियां बन सकती है। और इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि 20-25 साल की बात है, शायद आप छोटी बच्ची होंगी तब। और बैंकिंग जो पूरे इंडिविजुअल मैनुअल लेबर पे चलता था, जब कंप्यूटर आई तो यूनियंस ने बहुत धमाका क्रिएट किया कि इतना नौकरी चली जाएगी, ये वो। और फिर उनके साथ गठबंधन करके थोड़ा बहुत उनको पैसा देके उनको सुलझाया। और कंप्यूटराइजेशन तो पूरी तरह से आ गई, एटीएम्स आ गई, इंटरनेट बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग। मगर उस दिन से आज तक देखें तो क्या बैंक एम्प्लॉयज की कोई कटौती हुई है? नहीं, नए तरह के जॉब्स क्रिएट हुए हैं। तो एआई का भी एक सिमिलर सिचुएशन है, जैसे एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तरह। एक तरफ जो एग्जिस्टिंग मैनुअल लेबर ओरिएंटेड जॉब्स कम होंगे, तो दूसरी तरफ हाईटेक एआई की जॉब्स बढ़ेंगी। और हमारी आईटी कंपनीज भी उनके बिजनेस मॉडल को बदलाएंगे।
जरूर थोड़ी दिन के लिए वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर वो भी एआई कंसल्टिंग जो करते हैं, देखिए आईटी का काम क्या है, दूसरे कंपनियों को अपना सर्विसेज देती है। तो उसमें ये एआई को अपनाकर अपना सर्विसेज देंगी तो बिजनेस मॉडल बदलेगा। मगर जरूर नई नौकरियां एआई के कारण क्रिएट होगी। हमारे युवाओं को वो तरह की स्किल से डेवलप करनी चाहिए और उस तरह पर। सेकेंड बात यह है कि मैन्युफैक्चरिंग में एआई भी अडॉप्शन कर रहे हैं वर्ल्ड में, मगर फिर भी हमारी लेबर कॉस्ट इतनी सस्ती है कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू जो अमेरिका की जो कॉस्ट है। तो जी। जरूर मैन्युफैक्चरिंग की जो हमने जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ अभी साइन करेंगे, तो उसके कारण जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग में शायद उधर भी थोड़ा एआई का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि टेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्टिविटी की बेनिफिट मिले, मगर उधर नई नौकरियां भी क्रिएट होगी। तो मैं समझता हूं कि टाइप ऑफ लेबर में शिफ्ट होगा। ट्रेडिशनल जो सर्विस एसी कमरे में बैठ के मैं सॉफ्टवेयर कोडिंग करूंगा, वो वाली जमाना से आज एक नई जमाने में नौकरी, तो लोग अगर अडेप्ट कर लेंगे तो वो, मगर एक ट्रांजिशन पीरियड होगा जहां पे इसका असर दिखेगा। ऐसा नहीं कि स्मूथली हम स्टेप ए टू स्टेप बी जंप कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट टर्म डेफिनेटली आपको एक रीएडजस्टमेंट का टाइम फ्रेम होगा, शायद साल, 1.5 साल, 2 साल लग सकते हैं, पर उसके बाद हमारे भविष्य में जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं उसमें मुझे कोई दाग नहीं दिख रहा है। जरूर आपकी जीडीपी डेटा पिछले हफ्ते जो नया सीरीज आया है उसमें लिखा है कि हम 6.5 7.6% पे ग्रो हो रहे हैं और नॉमिनल जीडीपी 8.6 पे ग्रो हो रही है। तो उस रेट से हमें 2029 तक मैं मानता हूं कि 5 ट्रिलियन तो बन ही जाएगा। तो उसमें मेरे कोई डिले नहीं दिख रहा है, बट यस, नौकरियां की किस तरह की नौकरियां रहेगी उसमें जरूर बदलाव आएगा। जी बिल्कुल, जैसा सर ने बताया कि नौकरी यानी सर्विसेज में थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। सर दूसरी तरफ अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा कि मेजर आईटी स्टॉक्स यानी ट्रेडिशनल कंपनीज जो इंडिया की हैं जैसे विप्रो जैसी कंपनीज, इनमें काफी डाउनफॉल देखने को मिला है। तो जो इन्वेस्टर्स पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर में अभी निवेश किया हुआ है, उनके लिए मीडियम टू शॉर्ट टर्म के लिए क्या अभी वैल्यूएशंस अच्छी हैं, एवरेजिंग करनी चाहिए या अभी वेट एंड वॉच का समय है? मैं कहूंगा वेट एंड वॉच, क्योंकि बात आपने एक और कंपनी की उठाई जैसे विप्रो, मैं कंपनी जी। स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा, मगर दो चीज याद रखने की जरूरत है। एक है जो रिसेंटली एंथ्रोपिक के कारण एक बड़ा झटका आया, जी। उसके पहले ही आईटी सेक्टर के ऊपर एक दबाव था। अगर 1 साल का रिटर्न आप देखें आईटी का, तो ऑलरेडी वो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था उसके पहले ही। जब ये एंथ्रोपिक की खबर आई तो क्या हुआ कि तब तक खाली इंडियन आईटी के ऊपर दबाव था, मगर जैसे ही एंथ्रोपिक की खबर आई और पलांटियर की खबर आई तो पूरे वर्ल्ड की जो आईटी कंपनियां हैं, चाहे वो आईबीएम हो या एक्सेंचर हो, जो भी है, सबके ऊपर दबाव अभी शुरू हो गया। और उस सिलसिले में हमारा भी और एक दबाव का सिलसिला शुरू हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ है, नेचुरली वैल्यूएशंस अभी कंपेयर टू द पास्ट गिर गिर चुकी है, बट अभी भी मैं वैल्यू जोन में आई ये नहीं कहूंगा। राइट, नंबर वन, क्योंकि अभी भी उनका जो वैल्यूएशन है 18-19 की है लार्ज कैप्स की, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप आईटी कंपनी अभी भी 25-30 के ऊपर है। तो वैल्यूएशंस में गिरावट आई है, मगर अभी भी सस्ती नहीं है, नंबर वन। नंबर टू है कि इनको सबको, खाली इंडियन आईटी कंपनीज नहीं, वर्ल्ड वाइड आईटी कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल को बदलना होगा। यानी आज के दिन तक वो पर एम्प्लॉई या पर आवर की बिलिंग करती थी एक प्रोजेक्ट के लिए, अब वो बदल कर पर प्रोजेक्ट का उनको कोट करना होगा। मैं, आप कितने एम्प्लॉय यूज कर रहे हो, एआई यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ फर्क नहीं, यूजर इंडस्ट्रीज की ये मांग होगी। तो ये बदलाव के टाइम में उनको जरूर अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको जज करना चाहिए, उनको टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये एआई के लिए रेडी है और रेडी बनने के लिए तैयार है। और जो लोग नहीं है उनको शायद वो घर भी बेच सकते हैं। तो एक ट्रांजिशन पीरियड होगा उनका भी, क्योंकि वो अपना प्रॉफिटेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर एग्जिस्टिंग मॉडल में बदलाव आ रही है तो पुराने लोगों को वो ले ऑफ भी कर सकती है। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि डेफिनेटली एआई का जो इम्पैक्ट है आईटी के ऊपर दो तरीके से होती है। एक, आईटी कंपनीज अपनी इंटरनल ऑपरेशंस के लिए एआई को अपनाना, अपने ही इंटरनल। सेकंड, कंसल्टिंग के लिए जो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी या कंजम्पशन कंपनी जो अमेरिका में होती है या यूरोप में होती है, उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए एआई महत्वपूर्ण है, उन यूजर कंपनीज के लिए, और ये उन्हें कंसल्टिंग के जर्नी में उन्हें सपोर्ट करेगी। तो वो उनके लिए एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एआई रेडीनेस ऑफ द यूजर कंपनीज में बढ़ेगा। बट ये नहीं कह सकते कि हर इंडियन आईटी कंपनी उसमें
आगे बढ़ सकती है, क्योंकि उनको या आईटी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना चाहिए, या कोई छोटी मोटी या मीडियम साइज एआई कंपनी को खरीद के अपना मॉडल बदलना चाहिए। तो हर कंपनी ये नहीं कर पाएंगी, सबके पास कैश है, कौन इससे जल्द से जल्द करता है ये देखना मुश्किल है। तो इसलिए अगर आपने आईटी में निवेश किया हो और पूरी पैक में, ये नहीं कह सकते कि हर कंपनी आगे बढ़ेगी, कुछ लूजर्स होंगे कुछ विनर्स होंगे। तो जी उस हिसाब से अगर ऑलरेडी आपका एक्सपोजर है, मैं कहूंगा कि आप सावधान रहिए, क्योंकि आपका जरूर नुकसान किस स्टेज में होगा। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट में है वो बात अलग है, बट 3-5 साल पहले किया तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में रह सकता है, मगर 1-2 साल में तो आईटी का भयंकर गिरावट आया है। तो इसे अभी बुक लॉस करके करने की जरूरत नहीं है, आप वेट कीजिए। अगर आपने डाइवर्सिफाई किया है आईटी सेक्टर के अंदर, तो जरूर उसमें कुछ विनर्स कुछ लूजर्स होंगे, बट ओवरऑल एक आगे बढ़ने की आप संभावना रख सकते हैं। मगर पेशेंस की जरूरत है। हर रोज अपने पोर्टफोलियो को मत देखिए उस बारे में, और जी जस्ट धीरज रखिए। एक ना एक दिन ये रिकवरी होगा, और रिकवरी जब होगी, अगर इंडियन आईटी सही से अपना बदलाव करता है, तो अगेन ये बहुत उभरती हुई अच्छी इंडस्ट्री बन सकती है फ्यूचर में। जी मगर जैसे मैंने कहा, कंपनीज को चुनना कि ये विनर होगी और ये लूजर होगी, ये कहना आज के दिन में बहुत बहुत मुश्किल बात। सर, जैसे कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि एक रोबोट टैक्स लाना चाहिए। जो कंपनियां आईटी से यानी एआई से अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, अगर हम उनके ऊपर रोबोट टैक्स लगाते हैं तो जो एक बेसिक एक जो आम जनता है उसके लिए एक बेसिक इनकम जनरेट करी जा सकती है। तो क्या इस तरह की चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है, रोबोट टैक्स? देखिए, इंडिया में बहुत मुश्किल है, बिकॉज एज इट इज हम बहुत धीरे ही एआई में अपना ये जी दिखा रहे हैं। अभी एक बड़ा समिट किया दिल्ली में, चार जी दिन और खास करके उधर पीआर के अलावा ज्यादा कुछ बाहर नहीं आई। ये लंबा जर्नी है। अभी भी कोरिया, ताइवान, चाइना ऐसे देश हमसे बहुत आगे हैं एआई की जर्नी में। तो हम हम्म, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ही होगा। और जैसे आपने पहले ही कहा ना कि यहाँ पर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जो भी पार्टी पावर में होती है, सेंटर में या स्टेट में, उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट को घटवाना नहीं है। जो एआई का बहुत एक स्ट्रांगली उन्होंने एक्शन लिया, तो नौकरियां उतनी इमिडिएटली नहीं बढ़ेगी ना। तो पॉलिटिकल विल भी उतना नहीं हो सकता है एज अ देश इंडिया में, क्योंकि हम वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, और हमारे लिए युवाओं को नौकरी देने की जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि एआई की जो भी चीज है, हम थोड़ी धीरे ही आगे बढ़ेंगे उसमें, उतनी तेजी से नहीं बढ़ सकते हमारी लोकल कंपल्शंस के कारण। सर, जैसा आपने बताया कि जो बाकी मार्केट्स है यानी बाकी कंट्रीज हमसे आगे हैं, तो अगर एक रिटेल इन्वेस्टर करंटली देखे कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एक ट्रेंड चल रहा है कि ग्लोबली डाइवर्सिफाई करना है हमारे पोर्टफोलियो को, तो क्या वाकई में एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है? एक तरफ हम जियो पॉलिटिकल रिस्क देखते हैं, दूसरी तरफ चाइना यूएस जैसी वोलेटिलिटी देखते हैं मार्केट्स में। अगर जरूरी है तो वो कौन से मार्केट्स होंगे, डेवलप्ड मार्केट्स यूएस जैसे या इमर्जिंग मार्केट्स कोरिया जैसे? देखिए, इंटरनेशनल करने का दो मेन कारण होता है। एक है डाइवर्सिफिकेशन, यानी खाली इंडिया के ऊपर भरोसा रखकर हर स्थिति में इंडिया आगे बढ़ेगी, इंडिया की भविष्य में इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, मगर ये मार्केट के बारे में नहीं कह सकते हैं। क्योंकि मार्केट के ऊपर एफआई का निवेश और डीआई का दिनेश दोनों मिलाकर मार्केट को आगे बढ़ाता है। लास्ट ईयर देखें तो इंडिया वर्स्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट था, राइट। भले ही अच्छे इमर्जिंग मार्केट के लिए फ्लोज आए थे, हमको नहीं मिला। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करने का पहला कारण है कि पूरा अपना पैसा खाली देश के ऊपर मत लगाइए, बाहर भी लगाइए, ताकि फ्लोज जैसे बनते हैं आपकी पैसे भी वैसे बन सकती है। तो डाइवर्सिफिकेशन इंडिया के अंदर करना एक बात है, मगर बाहर रखना जरूरी है, इवन आम रिटेल निवेशक के लिए। ओके, नंबर वन कारण। नंबर टू कारण, इंडिया जैसी देश में बैठे हुए इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत ये होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट्स और यूएस के इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंसेस जो होते हैं, वो करेंसी में डिप्रिसिएशन के तौर पर दिखता है। तो अगर करेंसी डिप्रिसिएशन आपके इंडिया में बैठे हुए आपको नेगेटिव दिखता है, अगर इंटरनेशनल आपके पोर्टफोलियो में है, तो आपके लिए वो पॉजिटिव बन सकता है। तो जो भी रुपये की डिप्रिसिएशन लास्ट ईयर तो भयंकर 7-8-9% डिप्रिसिएशन हुई थी, मगर लॉन्गर टर्म में देखिए 2.5 से 3% का डिप्रिसिएशन मान के ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में वो 2.5 से 3% का एनुअलाइज रिटर्न आपको इंटरनेशनल से जरूर मिल सकता है। तो ये दो मेन कारण हैं जहां पर आपको
इंटरनेशनल को जरूर शामिल करना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। अब आपने डेवलप मार्केट डेवलपिंग मार्केट की बात कही, मैं कहूँगा उधर भी डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपिंग मार्केट्स जैसे कोरिया, ताइवान, वो एआई में आगे हैं, बहुत सारे उनको पैसे मिल रहे हैं। कोरिया का परफॉर्मेंस, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस भयंकर है। वेर एज एडवांस इकोनॉमीज में क्या हो रहा है, उधर भी एआई की अच्छी चल रही है, मगर वो अल्टीमेटली उनका परचेसिंग पावर ज्यादा होने के कारण उनका कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी होता है। तो उधर भी आपको हर बार में चुनने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा एक ग्लोबल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में, जहाँ पे थोड़ा बहुत डेवलप मार्केट्स में और थोड़ा बहुत एमर्जिंग मार्केट्स में ऐसे ही डाइवर्सिफिकेशन, तो उधर भी डाइवर्सिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेस करना कि अगले साल ये वाली मार्केट बेहतर करेगी, ये किसी के हाथ में नहीं है, कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। तो अगेन इंटरनेशनल के अंदर भी आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना जरूरी है। बिल्कुल सर। सर, गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर एक मिडिल क्लास का पर्सनल फेवरेट रहता है। तो और लेकिन अभी हाल ही में गोल्ड और सिल्वर की जो रेट्स है उससे वो मिडिल क्लास की पहुंच से काफी दूर हो चुका है। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा वो मेटल है जो गोल्ड एंड सिल्वर का ऑल्टरनेटिव बन सकता है एंड एक रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में उसे इंक्लूड करे? गोल्ड एंड सिल्वर की अलग एक पोजीशन है, और ईटीएफ्स है आपको, तो आप इन 1,000 रुपये ईटीएफ में लगा सकते हैं। तो आप दाम को मत देखिए, राइट। क्योंकि गोल्ड का स्पेशली कोई भी वैल्यू नहीं होता है, खाली लोगों के मन में जो डिमांड सप्लाई की बात थी उसके कारण बढ़ता है। तो $1,000 लीजिए, $10,000 लीजिए, आप कह नहीं सकते कि गोल्ड महंगा है या सस्ता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है, और ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद जियो पॉलिटिक्स है। तो डेफिनेटली वो, और सिल्वर का तो अब थोड़ा इंडस्ट्रियल यूसेज भी हर दिन बढ़ रहा है, ड्यू टू मोबाइल फोन्स, ड्यू टू सोलार, ड्यू टू ईवी, इसके कारण। तो मेरे मान में अभी भी कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भी पैलेडियम, प्लैटिनम, ये वाली बात में, कॉपर में, ये सब कहते हैं कि उधर उधर साइकिल है, मगर एक रिटेल निवेश को उसको स्टडी करना और कब वो एक्सेस सप्लाई डिमांड कम है, ये कहना मुश्किल है। तो मैं कहूंगा कि आप गोल्ड और सिल्वर को 2:1 रेशियो में ही एज अ डाइवर्सिफिकेशन रखिए, टू टू गोल्ड, वन टू सिल्वर। क्योंकि फर्स्ट चॉइस एज सेफ हेवन गोल्ड होता है, सेकंड चॉइस एक इंडस्ट्रियल और पुअर मैन्स गोल्ड के कारण सिल्वर को बढ़त मिलता है। तो दोनों को पोर्टफोलियो में शामिल करना जरूरी है, और आपके रिस्क कैपिटल के हिसाब से आप 5, 10, 20% तक गोल्ड और सिल्वर को ही शामिल कीजिए। आपको कोई और एसेट ढूंढने की जरूरत नहीं है। जितना भी दाम बढ़ जाए परवाह नहीं, क्योंकि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इन मेटल्स के, क्योंकि $10,000 की बात हो रही है गोल्ड के बारे में, जी। तो वो तो अभी आधा के दाम में चल रहा है उसके कंपैरिजन में। तो मेरा मानना है कि आप भरोसा इंटरनेशनल सॉवरेन वेल्थ फंड्स का भरोसा गोल्ड एंड सिल्वर पे है, इंटरनेशनल एचएनआई निवेशक का भरोसा गोल्डन सिल्वर है, उसी पे आप टिके रहिए और पोर्टफोलियो में रखना जरूरी है। क्योंकि जो इंटरनेशनल के बारे में एक चीज मैंने कहा था, रुपी का डिप्रिसिएशन, वो गोल्ड एंड सिल्वर में भी आपको वो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के दाम आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में डिसाइड होते हैं। तो ऑटोमेटिकली रुपी डिप्रिसिएशन आपके पोर्टफोलियो में आपको मिल मिल जाएगा। तो भरोसा गोल्ड और सिल्वर पे ही रखिए, बट एट अ लिमिटेड लेवल ऑफ 10, 15, 20%। यानी जो एक नया नैरेटिव चल रहा है, कॉपर इज द न्यू गोल्ड, इस पर विश्वास ना करके करेंट जो ट्रेडिशनली आप करते आ रहे हैं उसी को फॉलो करें। देखिए, सर, आपकी रिस्क है और आपको कॉपर शामिल करना है तो कर दीजिए, मगर जैसे मैंने कहा, गोल्ड और सिल्वर ऑल्टरनेटिव। को बेच के उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए कॉपर में था, आप ऐड कीजिए कॉपर को। तो 20% आप मेटल्स में रख रहे हैं, तो 15% आप गोल्ड और सिल्वर को दीजिए, और 5% रखिए कॉपर में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में वो भी एक काम आता है। मगर ये नहीं कि इंस्टेड ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर, नहीं, मैं कह रहा हूँ। 2026 में आपके लिए, आपके हिसाब से कौन से ऐसे बेस्ट सेक्टर्स हैं जो आउट परफॉर्म करने चाहिए? तो मेरे ख्याल में क्लियर है, क्योंकि इंटरनेशनली जियोपॉलिटिक्स का इतना कंफ्यूजन चल रहा है और ये चल रहा है, तो मेरे ख्याल में आपको 3 सेक्टर्स या एसेट क्लासेस में आपको फोकस करना चाहिए। मैं कहूँगा एक तो गोल्ड एंड सिल्वर का जरूर ऐसे माहौल में बढ़त दिखेगी, तो जरूर उसको भूलिए मत। 10 या 20% गोल्ड सिल्वर में आपको रखना, मैं कहूँगा जरूरी है इस साल। बिकॉज लास्ट ईयर की तरह शायद 50, 150 ऐसे रिटर्न्स नहीं आएंगे, पर डबल डिजिट रिटर्न जरूर मिलने की क्षमता है। वो एक अलोकेशन होना चाहिए। दूसरी अलोकेशन होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, क्योंकि 2 कारण हैं। एक है, उनका कोई इंटरनेशनल से कुछ लेना देना नहीं है,
डोमेस्टिक ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी अच्छी बढ़ रही है। और जैसे ही जीएसटी का इम्पैक्ट आता है तो लोग अपना ईएमआई के बेसिस में खरीदेंगे, उनकी लोन बुक बढ़ेगी। फिर प्राइवेट कैपेक्स की बढ़त भी देखेंगे तो बैंक से लेंड करेंगे। तो एक बीएफएसआई कोर अपना पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और उसके अलावा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, क्योंकि जीएसटी का लास्ट ईयर आपने इम्पैक्ट खाली ऑटो सेक्टर में देखा था, जीएसटी कट का। अब इस समर में आपको शायद रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, उन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखेंगे। और धीरे धीरे आपको रियल एस्टेट में भी अफोर्डेबल हाउसिंग का बेनिफिट दिखेगा। तो मेरे ख्याल में कंजम्पशन और बीएफएसआई दो स्पेस आपको इस साल में अच्छी नंबर्स दिखाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। तो कोर पोर्टफोलियो में मैं यही तीन क्षेत्र को आपके 2026 के हिसाब से रखने की सलाह दूंगा। सर दूसरी तरफ हमने देखा कि पिछले महीने फंड मैनेजर्स ने लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट किया है। तो इस समय क्या वैल्यूएशंस अच्छी नहीं है मिड कैप एंड स्मॉल कैप में? क्या एक रिटेल इन्वेस्टर को भी लार्ज कैप अपने पोर्टफोलियो में इस समय इंक्लूड करना चाहिए? नहीं, देखिए, फंड मैनेजर्स ने इसीलिए किया क्योंकि एफआईएस बेच रहे थे, तो उनको उधर सस्ता मिला। राइट। सेकंड थिंग, अर्निंग सीजन के बीच में थे, तो कौन सी ऐसी सेक्टर में अर्निंग्स की आउटलुक अच्छी है ये तय करने में उनको वक्त लगा। तो टेम्पररली उन्होंने पार्क किया है लार्ज कैप में, ताकि जब उनको पोर्टफोलियो में बदलाव करने की जरूरत आएगी, जब लार्ज कैप को बेचेंगे तो उनका फ्री फ्लोट अच्छा है, तो ज्यादा प्राइस में गिरावट या कुछ नहीं आएगी अगर वो बेचने चाहेंगे तो। राइट। मेरा मिड एंड स्मॉल कैप अगर पहले ही पोजीशन बिल्ड करते हैं और उनको लगता है कि अरे मैंने गलत चुन लिया सेक्टर, और बदलाव करेंगे, तो वो बेचेंगी तो उसी के कारण दाम और भी गिरेगा। तो ये इसलिए उनका टैक्टिकल प्ले था इस टाइम में। अगर अर्निंग सीजन की देखें तो बाय एंड लार्ज अच्छा चला है, डबल डिजिट अर्निंग्स में चल रही है। और खास करके मिड एंड स्मॉल कैप की अर्निंग्स लार्ज कैप से बेहतर आई है, बट अभी भी उतना बेहतर नहीं कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके। जी। मगर धीरे धीरे उम्मीदें बिल्डअप हो रही है कि फ्यूचर में अगले साल इससे बेहतर होगा मिड एंड स्मॉल कैप के लिए। तो फंड मैनेजर्स ने ये टैक्टिकली अभी कॉल लिया है, और धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि इस साल के एंड तक वो अपना मिड एंड स्मॉल कैप को बढ़ाएंगे और लार्ज कैप को रिड्यूस करेंगे। मगर लार्ज कैप में अगर एफआईएस वापस आ गए तो उधर भी अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, बिकॉज उनका फोकस उधर होता है। तो वो एक अनसर्टन है कि एफआईएस आएंगे कि नहीं आएंगे, तो कब आएंगे, किस ढंग में आएंगे। तो इसीलिए मेरा मानना है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर फंड मैनेजर जो कह रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि उनको दो चीज होती है, एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है अपने निवेशक के लिए, और दूसरा होता है डेली एनएवी को, वॉलिटिलिटी को मैनेज करना। राइट। इसीलिए वो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेते हैं। मगर एज अ निवेशक आपको डेली एनएवी के बारे में फिक्र नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में आप एक इंडिया के भविष्य को मन में रखते हुए, वैल्यूएशन आज महंगी है, फिर भी मैं कहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप ही इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ को अच्छी तरह कैप्चर कर पाएंगी। तो शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी, तो एक सिस्टमैटिक तरह से एदर थ्रू एसआईपी और लमसम को स्टैगर करके आप 60-65% मिड एंड स्मॉल कैप में रखकर 30-35% लार्ज कैप में रखेंगे, तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली आपका शायद पोर्टफोलियो में उतना बढ़त नहीं होगा, मगर डबल लॉन्ग टर्म में ये आपको बेनिफिशियल होगा। तो एज अ रिटेल निवेशक आपको मीडियम टर्म आउटलुक से मैं कहूंगा थोड़ा मिड एंड स्मॉल कैप का टिल्ट थोड़ा ज्यादा रखना चाहिए। बट बेयर इन माइंड के आपको बीच में वॉलिटिलिटी ज्यादा होगा, इसलिए आप हर रोज वो एनएवी को मत देखिए और नाराज या खुश मत होइए। थैंक यू सो मच सर, आज आपने रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत ही इंसाइटफुल सेशन दिया, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, और सबको होली की मेरे तरफ से शुभकामनाएं।